हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का। इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन से पूरी तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि मशीन की डिज़ाइन के बारे में हम समझेंगे। हम यहाँ पर मशीन की प्रोसेसिंग के बारे में नहीं समझेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अभी तक के जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें आपने इलेक्ट्रिकल मशीन की जो वर्किंग प्रिंसिपल था और उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में आपने समझा था कि किस तरह के उसके रोटर होते हैं, किस तरह से उसमें वाइंडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसकी समझी थी। अब हम दूसरे फेज में जा रहे हैं। अब हम लोग जो है वो मशीन डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि ये रोटर अगर है किसी मशीन का तो उसकी लंबाई कितनी रहनी चाहिए, और अगर उसकी लंबाई ये जो भी है वो रहनी इतनी चाहिए तो उतनी ही क्यों रहनी चाहिए, किस किस पैरामीटर पे इसकी लेंथ डिपेंड करती है, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, उसका कोर जो है ट्रांसफार्मर की जो कोर है अगर उसकी मैं बात करूं तो कोर का साइज़ क्या होना चाहिए, किस मटेरियल का सिलेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब डिज़ाइन का जो एक एक पैरामीटर है उन सभी के बारे में हम इस विषय के में समझेंगे। तो जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो मेजर कंसीडरेशन इलेक्ट्रिक मशीन डिज़ाइन में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में भी समझेंगे। जैसा कि जो हमारी यूनिट है इस यूनिट में इसको जो है वो तीन लेक्चर में डिवाइड किया गया है। पहला लेक्चर जो होगा मेजर कंसीडरेशन इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड रहेगा, उसमें कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में समझेंगे। दूसरा लेक्चर जो रहेगा वो हमारा मैग्नेटिक एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में रहेगा, और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो स्पेस फैक्टर एंड चॉइस ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में समझेंगे, और लास्ट में जो रहेगा वो थर्मल कंसिडरेशंस, हीट फ्लो एंड टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। तो मेजर कंसीडरेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेजर कंसीडरेशन इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के बारे में हम क्या चीज़ को कंसीडर करना चाहते हैं, तो वो समझना है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एपरेटर्स आर द फील्ड एंड आर्मेचर। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फील्ड एंड आर्मेचर। यानी कि फील्ड क्या होती है, फील्ड जो है वो या तो स्टेटर पर या रोटर होगी, आर्मेचर उसके जस्ट अपोजिट रोटर या स्टेटर। तो वाइंडिंग्स, दूसरा पॉइंट जो है करेंगे वाइंडिंग सपोर्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक, यानी कि वाइंडिंग जो है वो सपोर्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेशन, यानी कि वाइंडिंग को जो ऊपर हमने इंसुलेशन लगाया हुआ है। कूलिंग सिस्टम, हम जैसे कि वाइंडिंग गर्म होगी तो कूलिंग सिस्टम, कूलिंग मेथड्स, कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का तरीका, उसके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म हमारी किस तरह से जो है वो ट्रैवल करेगी, किस तरह से वहाँ पर फ्लो करेगी, वो सब क्या है, एंड मैकेनिकल पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुख्य हैं। सबसे पहली बात जो फैक्टर्स आर कंसीडरेशन डिज़ाइन जो होते हैं इस तरह से कौन कौन से हो गए। पहला फैक्टर की अगर मैं बात करूँ वो हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट और फ्लक्स पाथ। मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स पाथ जो है वो पहला फैक्टर होगा। उसमें कह रहे हैं कि शुड इस्टेब्लिश रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स यूजिंग मिनिमम एमएमएफ, यानी कि मिनिमम एमएमएफ को लेकर के हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स को सेटअप करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, द कोर लॉसेस शुड बी लेस, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में होने वाले जो लॉस होते हैं वो होते हैं कोर लॉसेस। कोर लॉसेस होते हैं वो किस तरह से मिनिमम होंगे, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि फ्लक्स तो हमने अच्छा अमाउंट में ले लिया लेकिन साथ के साथ जो है वो कोर लॉसेस की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो हमें इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करना है मैग्नेटिक सर्किट के लिए। यानी कि मैग्नेटिक सर्किट किस लिए होता है, क्योंकि हमें फ्लक्स को जो है वो वहाँ पर ट्रेवल कराना है। दूसरा जो पॉइंट है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट और वाइंडिंग से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक सर्किट वाइंडिंग में करेंगे शुड इंश्योर रिक्वायर्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विद नो कॉम्प्लेक्सिटी इन वाइंडिंग अरेंजमेंट, यानी कि सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रिक्वायर्ड ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगी, लेकिन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बाइंडिंग के अरेंजमेंट में नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो हमारा
इसी में ही दूसरा पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि जैसा कि हमने वहाँ पर कोर लॉस की बात की थी मैग्नेटिक सर्किट में, लेकिन यहाँ पर जो बाइंडिंग में हम बात करेंगे वो होगी हमारे कॉपर लॉस की बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे हम। तीसरा पॉइंट जो है वो दैट इज रिलेटेड टू द इंसुलेशन। कह रहे हैं कि शुड इंश्योर ट्रबल फ्री सेपरेशन ऑफ मशीन पार्ट्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट पोटेंशियल एंड कन्फाइन द करंट इन द प्रिस्क्राइब्ड पाथ। सीधी सी बात यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी बताई गई है, उसको समझना है कि शुड इंश्योर ट्रबल फ्री सेपरेशन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग की बात करूं तो ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। दोनों का वोल्टेज जो है वो अलग होता है। कोर जो होती है उसका पोटेंशियल अलग होता है। उस कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग हमें रखनी है, पोटेंशियल अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच में हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना होगा। इंटर टर्न में भी इंसुलेशन होना चाहिए। तो सभी जगह हमें इंसुलेशन किस तरह का यूज करना है, क्या उसकी थिकनेस रहेगी, इंसुलेशन के लिए कौन सा हम मटेरियल यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही मुख्य हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है कि ऑपरेटिंग एट डिफरेंट पोटेंशियल, यानी कि मशीन के पार्ट अलग अलग पोटेंशियल पर ऑपरेट करते हैं, एंड कन्फाइन द करंट इन द प्रिस्क्राइब्ड पाथ, और उसमें उन पार्ट में करंट भी फ्लो करती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग ना हो इसके लिए हमें इंसुलेशन प्रॉपर रखना होगा, और वो प्रॉपर की डिजाइनिंग पार्ट से, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसकी वैल्यू होगी उसके बारे में हमें इसमें ध्यान में रखना होगा। कूलिंग सिस्टम हमारा चौथा पॉइंट है। इसके लिए कह रहे हैं कि जब करंट फ्लो करेगी इसका मतलब वहाँ पर जो है वो हीटिंग भी होगी। हीटिंग डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ करंट पर। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीटिंग बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो है वो पर्टिकुलर एरिया अगर हीटअप हो रहा है तो चांसेस उसके ये होते हैं कि वो वहाँ पर कहीं इंसुलेशन का फेलियर ना हो जाए, इंसुलेशन डैमेज ना हो जाए। तो इसका मतलब हमें जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो उसको कूल भी करना है। तो वो कूलिंग के क्या मेथड्स होने चाहिए, कूलिंग के मेथड्स लगाने से टेम्परेचर किस वैल्यू तक नीचे गिरेगा, ये सारी चीज़ें भी जो है वो उस सब के बारे में भी हमें यहाँ पर डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखना होगा, और उस तरह से हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा। मशीन पार्ट जो है, मशीन के पार्ट जो भी हैं रोबस्ट होने चाहिए, यानी कि उनका जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तो जो कंट्री है वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के मौसम रहते हैं, यानी कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है। तो इन सब चीज़ों से भी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो भी मशीन हमने जो है वो खुले एरिया में इधर लगा दी है तो वहाँ पर कोई इस तरह के मौसम से कहीं कुछ और उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो उस तरह की चीज़ों पे भी हमें मशीन के पार्ट जो है वो उसमें हमें कौन सा मटेरियल रखना है, क्या रखना है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो उनको कंसीडर करना होगा। तो द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डिज़ाइन लाइज नॉट ओनली डिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट फॉर स्पेस बिटवीन आयरन, कॉपर, इंसुलेशन एंड कूलेंट। इसके अलावा और भी दूसरे पॉइंट हैं, वो कौन से हैं, कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यानी कि एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट पर बड़ा ध्यान रखना है कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी मशीन की डिज़ाइन करनी होगी। कुछ दूसरे फैक्टर हैं उनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, उनको देखते हैं क्या है लिमिटेशन इन डिज़ाइन, जो कि लिमिटेशन डिज़ाइन में हमें पॉइंट जो मिलेंगे जिस पर हमें ध्यान रखना है कि सैचुरेशन, करंट डेंसिटी, इंसुलेशन, टेम्परेचर राइज, ये सभी पॉइंट्स होते हैं जो कि डिज़ाइन के लिए हमें चयन करने में कुछ लिमिटेशन लाते हैं। कुछ चीज़ें अगर मान लो कि अगर कोई चीज़ हम कम कर रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में वो दूसरी चीज़ जो है वो उसमें अफेक्ट होने लगती है। इसको थोड़ी देर बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे चीज़ ये पहला नंबर पॉइंट क्लियर होगा। कस्टमर की नीड क्या है, इस पर भी हमें पहले से ही बात कर लेनी है कि हमारे कस्टमर जिसके लिए हम कोई भी मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी वास्तव में एग्जैक्टली उसकी क्या नीड है, कि वो जो है वो किस चीज़ को जो है वो प्राथमिकता देना चाहता है और किस चीज़ पर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो ये चीज़ उसको हमें उससे क्लियरली ले लेनी है। तीसरा पॉइंट जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी कुछ पैरामीटर जो है वो सेट होते हैं। जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अपने इंडियन फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज आती है, बाकी जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज आती है। तो हम अपनी मशीन को कहाँ के लिए किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमें ध्यान में रखना होगा।
कन्वीनियंस इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, यानी कि कोई भी मशीन आपने डिज़ाइन किया है तो उसके लिए प्रोडक्शन में कन्वीनियंस देखनी है कि उसको प्रोडक्शन करने में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हो उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन जो अब नहीं हो पा रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स का भी हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो, जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था, एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी मशीन पर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, और अगर आता भी है तो उस पर हम किस लेवल तक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को हमें देखना होगा। इसके अलावा लिमिटेशन डिज़ाइन में, जैसा कि अब एक एक करके इन पॉइंट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे कि द मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मशीन एंड अदर्स सच एज कूलिंग की बात करें, इम्पोजेस से लिमिटेशन इन डिज़ाइन, यानी कि जो मटेरियल है, मटेरियल यूज फॉर द मशीन एंड अदर सच एज कूलिंग एटसेट्रा इम्पोजेस लिमिटेशन इन डिज़ाइन। इस किस तरह से हियर लिमिटेशन इंक्लूड्स, जैसा कि पहला पॉइंट जिसमें कह रहे हैं लिमिटेशन में क्या लिमिटेशन हो सकती है। सबसे पहली चीज़ सैचुरेशन ऑफ आयरन, आयरन की वैल्यू जो है वो सैचुरेट कर सकती है। करंट डेंसिटी इन कंडक्टर, करंट डेंसिटी कंडक्टर की क्या हम चूज़ कर सकते हैं, कितनी रख सकते हैं। टेम्परेचर कहाँ तक ले जा सकते हैं। इंसुलेशन हम कौन सा यूज करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, ये सारे जो हैं वो लिमिटेशन की तरफ हमको ले जाते हैं। सैचुरेशन पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि हायर फ्लक्स डेंसिटी, ध्यान से समझना, ये हायर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ आयरन। बहुत अच्छी बात है कि फ्लक्स डेंसिटी हमने हाई ले ली तो वॉल्यूम ऑफ आयरन तो घट गया, ठीक है। अगर हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज करेंगे यानी कि कम जगह में ज़्यादा फ्लक्स, हायर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ आयरन बट ड्राइव द आयरन टू ऑपरेट बियॉन्ड नी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व और इन द रीजन ऑफ सैचुरेशन, यानी कि ये क्या कर रहा है, टू ऑपरेट बियॉन्ड नी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व रीजन ऑफ और इन द रीजन ऑफ सैचुरेशन। सबसे पहली बात जो है कि यहाँ पर मैं सैचुरेशन ऑफ आयरन के बारे में अगर मैं कहता हूँ तो सैचुरेशन में हायर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ आयरन बट ड्राइव द आयरन टू ऑपरेट बियॉन्ड नी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व और इन द रीजन ऑफ सैचुरेशन। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं मैग्नेटाइजेशन कर्व की बात करता हूँ तो मैग्नेटाइजेशन कर्व आपको पता है, ये कर्व जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन फोर्स एक एक्सिस पर ले लेते हैं और दूसरी एक्सिस पर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रखते हैं और एक कर्व बनता है हमारा इन दोनों पैरामीटर के बीच में और वो कहलाता है हमारा BH कर्व, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर आकर के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो सैचुरेट कर जाती है। इसके बाद आप कितनी भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओ, यानी करंट की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ाओ, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी जो है मटेरियल के अंदर ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो कह रहे हैं हायर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ आयरन, बहुत अच्छी बात, आयरन की वैल्यू तो घटा ली, घट गई, बट ड्राइव्स द आयरन टू ऑपरेट बियॉन्ड नी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कर्व और इन द रीजन ऑफ सैचुरेशन। तो ये इसका इफेक्ट इस पर आ जाता है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि सैचुरेशन ऑफ आयरन कोई से लिमिटेशन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड कोर लॉस, यानी कि सैचुरेशन ऑफ आयरन क्या करता है, यहाँ पर कोर लॉस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कोर लॉस की वैल्यू जो है फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करती है, चाहे वो एडी करंट लॉस हो या फिर वो हिस्टेरिसिस लॉस हो, दोनों ही लॉस जो फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। एंड एक्सेसिव एक्साइटेशन रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ फ्लक्स, यानी कि अब डिजायर्ड वैल्यू ऑफ फ्लक्स को हमें अगर उसमें रखना है तो हमें एक्साइटेशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करंट भी ज़्यादा भेजनी होगी। तो जिससे कि और चीज़ क्या हो जाएंगी, हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस होंगे। सेकंड पॉइंट, अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूँ तो हायर करंट डेंसिटी रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ कॉपर, यानी कि अगर हम ऐसा वायर यूज कर रहे हैं जिसकी करंट डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब कम वॉल्यूम से जो है वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी बट इंक्रीजेज द लॉसेस एंड टेम्परेचर, लेकिन साथ के साथ होगा क्या जाएगा, इंक्रीज इन द लॉसेस और टेम्परेचर की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी। लॉस बढ़ेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर तीसरा पॉइंट है अपना, उसको देखें अगर कि लिमिटेशन ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिबल डैमेज ऑफ इंसुलेशन, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सीधे सीधे किस पर इफेक्ट डालेगा, इंसुलेशन के ऊपर इफेक्ट डालेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि ये जो है वो इंसुलेशन जो है वो वीकेस्ट पार्ट होता है एक तरीके से। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंसुलेशन पर इफेक्ट पड़ना ही है। इंसुलेशन अगर मैं इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँ विच इज़ बोथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली वीक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यही हमारी सबसे कमज़ोर चीज़ होती है। मैकेनिकली भी वीक होता है और इलेक्ट्रिकली भी वीक होता है, यानी कि हम कितनी वैल्यू तक यहाँ पर इस इंसुलेशन को वियर करा सकते हैं वो देखना होगा, यानी कि ऑन अकाउंट ऑफ ब्रेकडाउन बाय एक्सेसिव वोल्टेज ग्रेडियंट, कितना ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं, मैकेनिकल फोर्सेज और हीट,
यानी कि ये 3 पैरामीटर हैं जो कि इंसुलेशन को अफेक्ट करेंगे। वोल्टेज ग्रेडियंट, कितना हाई वोल्टेज ले आ सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स कितना डेवलप करा सकते हैं उस वहाँ पर, और हीट कितनी वहाँ पर डेवलप हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसुलेशन के लिए जो है वो लिमिटेशन का काम करेंगी। अगला पॉइंट जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ऑफ द मटेरियल्स पोजेस लिमिटेशन पर्टिकुलर इन केस ऑफ लार्ज एंड हाई स्पीड मशीन। तो लार्ज एंड हाई स्पीड मशीन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि अगर मैं सिंपल एक, आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, ट्रांसफार्मर का जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, जो कोर होती है वो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो स्टाम्पिंग्स की बनी होती है। अब स्टाम्पिंग्स जो है वो हम किस वैल्यू तक उनको कट करेंगे, यानी कि ये जो है वो आपको पता है कि ये स्टाम्पिंग्स हैं, यानी कि ये सेक्शंस में बटी होती है। तो ये एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है जो आप देख रहे हो, इसकी हम थिकनेस कितनी ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इतनी थिकनेस ले जाएं कि इतना कम कर दें कि जैसे ही उसको हम थोड़ा सा ही फोर्स दें तो वो उससे टूट जाए, या हम उसको वहाँ पर लगा रहे हैं, अगर हम उसको वहाँ पर असेंबल कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मैकेनिकली वहाँ पर डैमेज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें 5 पॉइंट आपने देखे। इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो कहलाता है हमारा हाई एफिशिएंसी इन हाई पावर फैक्टर फॉर ये लिमिटेशन ऑन अकाउंट ऑफ हायर कैपिटल कॉस्ट। अगर हम मशीन को हाई एफिशिएंसी के लिए बना रहे हैं, हाई पावर फैक्टर के लिए बना रहे हैं, तो इसका मतलब कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हम कैपिटल कॉस्ट कहाँ तक ले जा सकते हैं, कितनी उसमें इनिशियल कॉस्ट लगा सकते हैं, इस पर हमें ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट जो है वो ऑन द अदर हैंड द लो वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। लो वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है कॉस्ट बढ़ रही कोई बात नहीं, एफिशिएंसी को घटा देते हैं, लेकिन लो वैल्यू कहाँ तक ले जा सकते हैं, लो वैल्यू से क्या होगा, एंड पावर फैक्टर, इससे क्या होगा, रिजल्ट इन हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर जो है वो डैमेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे। लो वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर इस वजह से। अगला पॉइंट जो कह रहे हैं मैकेनिकल कम्यूटेशन इन डीसी मोटर्स और जनरेटर लीड्स टू प्योर कम्यूटेशन, यानी कि मैकेनिकल कम्यूटेशन जो होता है वो लीड्स टू प्योर कम्यूटेशन भी करता है। तो इस तरह से जो है वो कुछ चीज़ें आपने देखी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो यहाँ आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो क्या थी, एक दूसरे से सारी चीज़ें वो इंटरलिंक्ड हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल वो कंडक्टिंग मटेरियल लिंक कर रहा है, कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो अपने मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में उसको इफेक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन मटेरियल्स को भी पढ़ना होगा। सबसे पहले जो है वो हम इस सीरीज़ में सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या होने चाहिए। दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको रखेंगे इंसुलेशन सिस्टम टू आइसोलेट द सर्किट। इंसुलेशन सिस्टम, इंसुलेशन कौन से होने चाहिए, कौन से आइसोलेट सर्किट के लिए हम कौन सा इंसुलेशन लगाएंगे, किस सर्किट के लिए कौन सा लगाएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। उसके बाद जो है वो स्पेशलाइज्ड स्टील एंड परमानेंट मैग्नेट यूज फॉर द मैग्नेटिक सर्किट। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के लिए, उसके लिए क्या मटेरियल होना चाहिए, ये चीज़ें करेंगे। तो कंडक्टिंग मटेरियल हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट है, उसको देखते हैं। यहाँ पर आप जो डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल क्या है, यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल 3 फेज ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर करंट जा रही होगी। ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है इसकी क्योंकि ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर वाइंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब वाइंडिंग होगी तो इसका मतलब वायर यूज हुआ होगा। तो वो वायर किस मटेरियल का होना चाहिए, तो किन किन पैरामीटर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसको देखते हैं। गुड कंडक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक गुड कंडक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1 लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। सबसे पहली चीज़ है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब करंट जो है वो ईजी वे में पास होगी, कंडक्टिविटी हाई होगी। लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर लो होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जो अगर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा ज़्यादा तो इसका मतलब पावर लॉस भी बाइंडिंग के अंदर नहीं होंगे ज़्यादा, और अगर वो ज़्यादा नहीं होंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज भी कम होगा। तीसरा पॉइंट जो है वो हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ। टेंजाइल स्ट्रेंथ यानी कि इसकी अच्छी होनी चाहिए। मैकेनिकल पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं हो कि टेम्परेचर बढ़ जाए और हमारे जो बाइंडिंग है वो मेल्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है कि आपके घरों के आसपास किसी पार्क में यहाँ कहीं लगे होंगे और आप जानते हो कि इनमें कंटिन्यूसली सप्लाई जाती है। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि इनको हम ये सोचें कि हम थोड़ी देर के लिए इसको अगर हीटअप हो गया है तो इसको बंद कर दें।
ऐसा कभी हर समय उसमें कंडक्शन होता रहता है, इसका मतलब हर समय उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो प्रॉपर उसकी हमें कूलिंग भी करनी होगी। कूलिंग नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये है कि कहीं बाइंडिंग इस तरह की ना हो कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये पॉइंट अफेक्ट करे, यानी मेल्टिंग पॉइंट तो इसका हाई होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मटेरियल ख़राब ना हो। अलाउ ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग सो दैट जॉइंट्स आर रिलायबल, यानी कि जॉइंट्स ठीक से लग जाएं। यानी कि जो आपको सप्लाई यहाँ दे रहे हो बाइंडिंग को, तो बाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए इसको आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा, बाइंडिंग को एक्सटर्नल वायर के साथ में। हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, वायर जो है वो कैसा होना चाहिए, मेलेबल डक्टाइल होना चाहिए, ड्यूरेबल एंड चीप बाय कॉस्ट। यानी कि सबसे लास्ट की बात जो है वो हर चीज़ों के लिए, इंजीनियर के लिए यही होता है कि कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है यहाँ पर आपने सभी लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा कि दो कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, वो कहलाते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं। कहाँ पर हम किस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस चीज़ को हम जो है वो ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस कहाँ पर हम कॉपर लगाएंगे और कहाँ पर हम एल्यूमिनियम लगाएंगे। नो डाउट एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से इन्फीरियर होता है, जैसा कि ये टेबल बता रही है। रेजिस्टिविटी की अगर बारे में बात करूँ तो रेजिस्टिविटी जो है वो आप देखो यहाँ पर इसकी बहुत कम है कॉपर की कंपेरेटिव टू एल्यूमिनियम। कंडक्टिविटी हाई है कॉपर की एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। इसी तरह से डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी भी जो है वो कॉपर की हाई है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस कम है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो इसका कम है, कॉपर का कम है। टेंजाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन ये जो है वो नॉट हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका बहुत अच्छा है, यानी कि 1083 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होता है और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हीट डिसिपेशन भी इससे बहुत आसानी से जल्दी हो जाता है। और जॉइंटिंग भी अगर मैं बात करूँ तो कैन बी इजीली सोल्डर्ड, कैन नॉट बी सोल्डर्ड इजीली, यानी कि ये जो है वो सोल्डरिंग इसको हम तुरंत कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को अगर मुझे सोल्डरिंग करनी है तो उसको ईजी वे में सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम की। नो डाउट कॉपर अच्छा होता है, लेकिन कॉस्ट जो है वो बढ़ती है, तो हम कॉस्ट को कितना बियर कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि जिसके लिए आप जो भी डिवाइस बनाने जा रहे हो, यानी कि कस्टमर की नीड वास्तव में क्या है, वो किस चीज़ को प्राथमिकता देता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी लॉन्ग लाइफ को, या फिर कॉस्ट को प्राथमिकता दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर मटेरियल को चूज़ करते हैं। तो जैसा कि कह रहे हैं कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूं, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो 61% लार्जर होता है देन दैट ऑफ द कॉपर कंडक्टर। यानी कि इससे बनाने वाली मशीन जो होगी उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, ऑलमोस्ट 50% लाइटर देन कॉपर। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो लाइटर होता है, तो इसका मतलब जो है वो इसका जो वजन है वो रिड्यूस होता है, कम होता है, 50% लाइटर। सेकेंड पॉइंट, तो द एल्यूमिनियम रिड्यूसेस द कॉस्ट, एल्यूमिनियम से कॉस्ट रिड्यूस करती है ऑफ स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की, इट इंक्रीज द साइज एंड कॉस्ट ऑफ लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। लेकिन जो लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर है उससे इनके साइज जो होंगे वो बढ़ जाते हैं। एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज मच यूज नाउ ए डेज, एल्यूमिनियम जो है वो वास्तव में यूज तो होता है, ओनली बिकॉज कॉपर इज एक्सपेंसिव नॉट इजीली अवेलेबल। यानी कि कॉपर जो है एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा बहुतायत में नहीं रहता है, इस वजह से एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो ऑलमोस्ट 50% चीपर होता है देन कॉपर, नॉट मच सुपीरियर टू द कॉपर। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी पहले लेक्चर में, उसमें सीधी सी बात यह है कि हम डिज़ाइन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मशीन को हम डिज़ाइन करेंगे तो यानी कि उसके हर पार्ट की एक इम्पॉर्टेंस है, कौन सा मटेरियल चूज़ करना है, कौन सा चयन करना है, कौन सा क्या करना है, इन सब के ऊपर जो है वो वैल्यू हमारी डिपेंड करेंगी। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की हैं कि आपको इसमें ध्यान ये देना है कि हमें कस्टमर की नीड क्या है उस पर ध्यान रख करके अपनी मशीन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आप हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।